अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएं तो फिर हम रीऑर्डर लेवल के बारे में कैसे फैसला करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है क्वेश्चन में तो रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम यूजेज इन मैक्सिमम लीड टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज आ जाएं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि रीऑर्डर लेवल हम एवरेज यूजेज पे रखें या मैक्सिमम यूजेज पे रखें। जैसे कल उसने हमसे दो ऑप्शन दे दी थी, 180 पे रखो या 200 पे रखो। हमें फिर एवेल्युएट करना पड़ेगा और उसके लिए हमने कहा था हम कैलकुलेट किया करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक प्लस एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। हम अवेलेबल ऑप्शन के लिए दो सम लिया करेंगे और जिस ऑप्शन पे इन दो सालाना कॉस्ट का सम मिनिमम होगा वो ऑप्शन में रिकमेंड करेंगे। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करना, इट्स सिंपली सेफ्टी स्टॉक यूनिट इनटू सीएच। और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था हम चार वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू नंबर 1 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वैल्यू नंबर 2 probability of stock out, value number 3 stock out units, value number 4 stock out cost per unit। इन चार वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो सालाना स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाती है। तो हर ऑप्शन के लिए हम ये दो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, और जहां पे इनका सम मिनिमम है उस ऑप्शन को हम रिकमेंड करेंगे। इलस्ट्रेशन 16 हमने इस पे कल की थी। आज हम इलस्ट्रेशन 17 देखते हैं और फिर इस पे हम बात करते हैं मजीद। उसके पास पे क्वेश्चंस पे भी नजर डालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17, यूसुफ लिमिटेड। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है सजेस्ट एन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक फॉर यूसुफ लिमिटेड। यूसुफ लिमिटेड कितना सेफ्टी स्टॉक रखे। अब आपसे वो रीऑर्डर लेवल का पूछे या सेफ्टी स्टॉक का पूछे, बात एक ही है। कल हमने आपने देखा था ना, हमने रीऑर्डर लेवल 180-200 से सेफ्टी स्टॉक निकाला था 0 और 20। यहाँ पे उसने पूछा है सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक बताइए क्या रखना है। उसी अंदाज में सोचो तो 0 रखें या 20 रखें। ठीक है, हम इसको देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, बट इट इज द सेम सिमिलर क्वेश्चन। वही वर्किंग सारी होनी है, सिर्फ रिक्वायरमेंट के अल्फाज फर्क है, वर्किंग वही है, एवेल्युएशन का क्राइटेरिया वही है। यूसुफ लिमिटेड यूजेस आइटम P in its production process. It purchases item P from an external supplier in batches. For item P, the following information is relevant. Holding cost 25 रुपए पर यूनिट पर ईयर, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 11 रुपए फॉर ईच स्टॉक आउट, लीड टाइम 1 वीक, EOQ 288 units. Yusuf Limited operates for 48 weeks each year. Weekly demand for unit M for production is variable as follows. Units demanded during lead time 80, 110, 150, 188 and respective probability 10, 20, 30, 40। तो हमसे पूछा जा रहा है जी बताइए ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक फॉर यूसुफ क्या है। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक का जब भी क्वेश्चन किया जाए तो सेफ्टी स्टॉक कैसे आता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। तो हम करते क्या है कि पहले एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है। जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज के लिए मैंने कैलकुलेट करने का आपको कल तरीका बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यूज एवरेज। बाय द वे इसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं, हम इसको हम वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं। 150 राउंड ऑफ कर दे तो इट इज 150 एवरेज वैल्यू या वेटेड एवरेज मेथड से इसको कैलकुलेट करें। एवरेज वैल्यू जिसको हम वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू आ रही है 150। अच्छा, अब तो जैसे देखिएगा 150 हमारी एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा रीऑर्डर लेवल शुड बी 150 और मोर।
रीऑर्डर लेवल अगर मैं 150 पर रख रहा हूं तो इसका मतलब मेरा सेफ्टी स्टॉक कितना है? 0। और इससे ज्यादा अगर मैं रीऑर्डर लेवल रखना चाहता हूं तो ऑप्शन क्या है? 188 अगर रीऑर्डर लेवल रखूं तो सेफ्टी स्टॉक। ये मेरे पास दो ऑप्शन बनती हैं जिनको मुझे कंपेयर करना है। अब मैं रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट कर रहा हूं अपने कल वाले फॉर्मेट के मुताबिक। मेरी जो दो ऑप्शंस बन रही हैं, मैंने एवरेज इन्वेंट्री जब कैलकुलेट की उसके हिसाब से रीऑर्डर लेवल में मेरी दो ऑप्शन बनती हैं। 150 से नीचे रीऑर्डर लेवल रखने की कोई तुक नहीं है, तब तो मेरे स्टॉक आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज द मिनिमम रीऑर्डर लेवल और मोर। तो मेरे पास रीऑर्डर लेवल की दो ऑप्शन है, 150 जो मैंने कह लिया वर्किंग वन से निकाली, लेट्स अज्यूम दिस इज माय वर्किंग वन, और दूसरी हायर 188। अकॉर्डिंगली मैं यहां से सेफ्टी स्टॉक निकाल लेता हूं। रीऑर्डर लेवल -150, इस केस में 0, इस केस में 38। लीजिए जी, ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मुझसे पूछा गया है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक बताओ क्या है। तो मैंने कहा जी सेफ्टी स्टॉक की मेरे पास दो ऑप्शन है, 0 या 38। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है? नीचे वही कल वाली वर्किंग है। सारा सवाल वैसे ही है, सिर्फ सवाल पूछने का अंदाज बदला। कल उसने पूछा था इन दोनों में से बेस्ट रीऑर्डर लेवल क्या है, आज वो पूछ रहा है बेस्ट सेफ्टी स्टॉक बताओ। तो भाई बेस्ट सेफ्टी स्टॉक के लिए मैंने दो पॉसिबल रीऑर्डर लेवल निकाल लिए। पॉसिबल रीऑर्डर लेवल निकालने का तरीका, ऑप्शन नंबर 1 एवरेज यूजेज इन लीड टाइम, ऑप्शन नंबर 2 हायर। तो एवरेज यूजेज और हायर ये दो रीऑर्डर लेवल के ऑप्शन है। इनसे रिलेटेड स्टॉक सेफ्टी स्टॉक की वैल्यूज क्या है, और अब हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड annual cost of holding safety stock and stock out cost. Annual cost of stock out, annual cost of holding safety stock and annual cost of stock out. इन दो कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, सम लेंगे, जिस ऑप्शन पे सम मिनिमम है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, यहाँ पे जब सेफ्टी स्टॉक नहीं तो होल्डिंग कॉस्ट नहीं, और इस केस में आप कभी स्टॉक आउट नहीं। ऐसा ही है, जब आपने रीऑर्डर लेवल 188 पे रख दिया यू विल नेवर गेट स्टॉक आउट, स्टॉक आउट कॉस्ट 0। अब आ जाइए यहाँ पे इसकी सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। यहाँ पे 38 का सेफ्टी स्टॉक है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 25। तो 38 इंटू 25 950। अब रहेगी इस केस की कहानी जिसमें स्टॉक आउट हो सकते हैं। हम स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। 4 वैल्यूज। वैल्यू नंबर 1 नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, तो जिसको हम वर्किंग 2 कहेंगे, वर्किंग 1 तो हम पहले ले चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैसे आएंगे? एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज। ये लीजिए जी, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। हमारा रीऑर्डर लेवल जब 150 है, हम स्टॉक आउट होंगे डिमांड 188 पे जाने पे, और डिमांड 188 की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 40%। वैल्यू नंबर 3 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट हुए तो हम कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे? 38, क्योंकि हमने 150 यूनिट्स रख के ऑर्डर दे दिया और डिमांड आ गई 188 की, तो हम 38 यूनिट्स बेच नहीं पाएंगे। तो यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट 38 इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 11। लीजिए जी 4180 सम हुआ 4180, सम है 950। सो टोटल इज कहाँ पे कम। हमसे उसने पूछा सेफ्टी स्टॉक बताओ, तो मेरा जवाब सेफ्टी स्टॉक का है कि कंपनी शुड मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 38 यूनिट्स। यहाँ पे एनुअल कॉस्ट कम, वो ऑप्शन बेहतर है। कल उसने मुझसे रीऑर्डर लेवल का पूछा था, मैंने जवाब ये दिया था। आज उसने सेफ्टी स्टॉक का पूछा, मेरा जवाब ये है। कंप्यूटेशन एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है कंप्यूटेशन में, सिर्फ सवाल की रिक्वायरमेंट बदली है।
हाँ, एक और फर्क क्या रहा कि वो पिछले सवाल में इलस्ट्रेशन 16 ने उसने दो ऑप्शन हमें दे दी थी, यहाँ पे हमने ऑप्शन खुद बनाई है। उसने ऑप्शन दे दी 180 या 200, हमने यहाँ पे ऑप्शन खुद बना ली और हमने कहा ऑप्शन क्या बन सकती हैं, एवरेज डिमांड और हायर। हमारा रीऑर्डर लेवल कम से कम एवरेज डिमांड हो या इससे ज्यादा हो, तो हमने एवरेज डिमांड देखी 150 है और इससे ज्यादा डिमांड हमारी 188 पे जा सकती है ड्यूरिंग लीड टाइम। तो हमने कहा जी हमारा रीऑर्डर लेवल 150 या 188, ये दो पॉसिबल ऑप्शन बनती हैं। 150 रीऑर्डर लेवल है तो सेफ्टी स्टॉक 0 है, 188 रीऑर्डर लेवल है तो सेफ्टी स्टॉक 38 है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन लीड टाइम। जी, एनी क्वेश्चन? Illustration 17, use of probabilities in determining optimal reorder level or optimal safety stock. Best reorder level या best safety stock कैसे determine किया जाता है जब probabilities आ जाए? Any question? Basic concept यही है। अब आगे इसकी एप्लीकेशन के डिफरेंट अंदाज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे 5 पेपर क्वेश्चन में। अच्छा, इसके ना पास पेपर क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू रहा हुआ है कि इसके पास पेपर के सॉल्यूशन आईकैप ने जो दिए हैं उनमें कुछ सॉल्यूशन रॉन्ग है। मतलब पास में अगर 4 सवाल आए हैं ना, तो कुछ तो नहीं मैं कहूँगा 4 में से 1 या 2 गलत है, और सारे नहीं गलत, एक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, हम करेंगे तो पता लग जाएगा क्योंकि सारे सवाल हम जो करेंगे वो पास पेपर्स के ही हैं शायद। तो 1 या 2 सॉल्यूशन गलत है। मुझे लगता है जो पहला सवाल जो आया था आईकैप में उसका सॉल्यूशन शायद गलत था, मे भी दूसरा भी गलत था, लेकिन तीसरे चौथे में आके सॉल्यूशन आईकैप ने फिर ठीक देना शुरू कर दिए थे। उनको बताया गया, गाइड किया गया, जो भी इनके पेपर के मार्कर थे, पेपर सॉल्यूशन बनाने वाले थे, तो फिर ये अनोमली दूर होगी। तो अब आई होप कि मैंने इस किताब में कोशिश तो की थी सॉल्यूशन में अपडेट करके लिख के, अमेंड करके लिख के इसमें अपडेट कर दूं, लेकिन शायद अगर कोई एक आध क्वेश्चन का रह गया हो तो आई विल पॉइंट आउट। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है शायद हमारी लिस्ट में, हमें जो क्वेश्चन देखने हैं क्वेश्चन नंबर 9, 15, 18। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन अमेंडेड आ रहा है, इसका सॉल्यूशन अमेंडेड है, ठीक है जी। तो ये इंशाअल्लाह हमें सॉल्यूशन ठीक ही मिलने वाला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन 6, रिक्वायरमेंट दैट डिटरमिन at which of the following reorder levels KL's profit would be maximized। किस रीऑर्डर लेवल पे केएल्स के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे? तो भाई केएल के प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहां होंगे जहां सालाना कॉस्ट मिनिमाइज होगी। कौन सी कॉस्ट? 2, वही 2 कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। कौन सी 2 कॉस्ट? एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। इन 2 कॉस्ट का सम जहां पे मिनिमम है वही बेस्ट हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। सवाल पढ़ते हैं जी हम। हमें 1, 2, 3 एग्जाम में 3 ऑप्शन दी गई थी, ये चौथी ऑप्शन मैंने खुद ऐड की है एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन बना दी हैं एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, 4 ऑप्शन मैंने बनाए। अच्छा जी, खान लिमिटेड केएल इंपोर्ट्स एंड सेल्स प्रोडक्ट AA। KL is faced with a situation where lead time is mostly predictable, 1 month। मतलब लीड टाइम में ऊंच नीच नहीं आती, वो फिक्स है 1 month। बट लीड टाइम यूजेज वेरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली, उसमें काफी ऊंच नीच आ जाती है। Data collected over past 3 years shows that probability for the lead time usage में usage की probability, मतलब 1 महीने में usage की probability क्या है? Units demanding during lead time 1000 30%, 660 50%, 450 20%. Other information is as follows. Annual demand is 8640. Contribution margin is 40 rupees per unit. Purchase orders are raised on the basis of economic order quantity. Annual holding cost is
100 per unit, whereas average cost of placing an order is 6750. तो ये आपकी जनाब CO है, ये आपकी CH है, ये आपकी D है जी। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे क्या है? दिस इज योर स्टॉक आउट कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक यूनिट बेच के जो आप कमाते हो। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है? एक यूनिट ना बेचने से जो नुकसान है। एक यूनिट ना बेचोगे तो ये मुनाफा नहीं कमा पाओगे, ये कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाओगे। ये आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट है पर यूनिट। अच्छा जी, हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें कहा गया है भाई चार ऑप्शंस को कंपेयर कीजिए। 1450 एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। एक्सपेक्टेड डिमांड के टर्म में आपसे बता चुका हूं, इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज या वेटेड एवरेज। अच्छा जी, अब हमें चार वैल्यूज के लिए ये एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट फर्स्ट और फिर हम बात करते हैं इस पे। हमें चार वैल्यूज 1, 2, 3, 4, हमें चार, क्वेश्चन नंबर है जी 9 हमारा, और हमारे पास चार री ऑर्डर लेवल्स की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 1000, ऑप्शन नंबर 2 450, ऑप्शन नंबर 3 एक्सपेक्टेड डिमांड है, इसके लिए वर्किंग 1 बना लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 900। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन है, इनके लिए हमें वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले वर्किंग 1 से एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे बताइए। वर्किंग 1 से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट इज 720। कैलकुलेट करके देख लीजिए, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी 720 आ रहा जी। सब कैलकुलेट करके देखें। किसी बच्चे को एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता, एक्सपेक्टेड डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पूछिए। एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज 720 और हमारे पास चार रीऑर्डर लेवल्स की ऑप्शन बन गई। और हमने कहा कि जब भी हमें ये एनालिसिस दिया जाएगा, हम रीऑर्डर लेवल के साथ ही नीचे सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शन भी बना लेंगे। सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शन भी हम साथ ही बना लेंगे। और सेफ्टी स्टॉक की ऑप्शन कैसे? रीऑर्डर लेवल माइनस 720, ऐसा ही है। तो इस केस में इट इज 280, इस केस में 0। सेफ्टी स्टॉक कैन नेवर बी नेगेटिव। इस केस में 0, इस केस में 180। और अब हमें इन तमाम के लिए कैलकुलेट करनी है एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट। और फिर हम लेंगे टोटल। जिस ऑप्शन में टोटल लीस्ट है उसको हम करेंगे रिकमेंड। अच्छा जी, यहाँ पे वादा है, चूंकि सेफ्टी स्टॉक 0 नजर आ रहा है तो मैं होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक नजर आ रहा है तो इसकी मैं वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ जनाब के इस केस में 280 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 100। फिर दूसरे केस में 180 इंटू 100 लीजिए जी, ये बना 2800, 28,000 और ये बना 18,000। जब मेरा रीऑर्डर लेवल 1000 पे है, विल आई एवर गेट स्टॉक आउट? नो, 0। अभी स्टॉक आउट नहीं होगा, 0। तो ये तो कॉस्ट भी क्लोज होगी 28,000। अब वर्किंग 2 मैं बनाता हूं इसके लिए 900, सॉरी इसके लिए नहीं, इसके लिए वर्किंग 2 इस वैल्यू के लिए 900 यूनिट्स पे स्टॉक आउट कॉस्ट। अच्छा जी, हमने जो बात सीखी थी चार वैल्यूज,
एनुअल डिमांड गिवन है, डिवाइड विद ऑर्डर साइज। तो पहले मुझे जब यहाँ पे मैं वर्किंग टू बनाता हूँ तो मुझे एनुअल डिमांड अवेलेबल है कितनी जी? 8640। इसको डिवाइड करना ऑर्डर साइज से, जो मैं EOQ से लेना पड़ेगा। तो वर्किंग 3 मैं EOQ ले बना लूंगा, बाकी आगे चीजें डालते हैं जी। अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 900 पे है तो क्या मैं स्टॉक आउट होऊंगा? यस, जब डिमांड 900 से ज्यादा होगी। डिमांड 900 से ज्यादा होने की क्या सिचुएशन है? 1000। 900 से ज्यादा डिमांड एक ही सूरत है 1000 हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट, कितने यूनिट से मैं स्टॉक आउट होगा? 100 से। मेरा रीऑर्डर लेवल 900 पे है, मेरी डिमांड 1000 पे जाए, मैं स्टॉक आउट होता हूँ, मैं 100 यूनिट से स्टॉक आउट होता हूँ, और स्टॉक आउट कॉस्ट 40। लीजिए जी, अब मुझे EOQ चाहिए वर्किंग 3 से, और मेरा ये सवाल, ये पार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। वर्किंग 3 से मैं EOQ लेके आता हूँ। 2 CO हमारी है जी कितनी? 6750। डी कितनी है जी? 8640, और CO 100। तो क्या है ये जी? हमारा EOQ आ गया। लेट्स पुट 1080 हियर। तो बताइए जनाब, 9600। ये हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है 9600। वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है जी? 9600 स्टॉक आउट कॉस्ट, टोटल हो जाएगा 27600। ये साइड भी हमारी क्लोज हो गई जी। किसी स्टूडेंट को कोई बात यहाँ समझ नहीं आई, पूछिए। इधर तक जो हमारी बात हुई है, मैंने पहले 900 यूनिट्स को लेके, 900 के रीऑर्डर को लेके काम किया जी बेटा। सॉरी, बेटा आपने रीऑर्डर लेवल को देखना है और डिमांड को देखना है। आपका रीऑर्डर लेवल है, आपकी डिमांड 900 से ऊपर नहीं जाती क्या? आपकी डिमांड 900 से ऊपर जाती है क्या लीड टाइम में? जाती है। इसका मतलब स्टॉक आउट आप हो सकते हो। कितने यूनिट से? 100 यूनिट से। और कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? 30%। यहाँ पे आप स्टॉक आउट से नहीं बच सकते, स्टॉक आउट से बचते हो आप सिर्फ यहाँ पे, इसलिए हमने इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट 0 ली। इस केस में स्टॉक आउट से आप नहीं बच सकते। एक सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टॉक आउट हो गए, और वो सिचुएशन है कि आपकी डिमांड 900 से ज्यादा हो जाए, 1000 पे चली जाए जी। किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल जी? अच्छा जी, अब आ जाइए इसके ऊपर। 720 के लिए अब वर्किंग 4 बना लेते हैं हम। वर्किंग 4 क्या हम अगर हम रीऑर्डर लेवल 720 पर रखते हैं, विल वी एवर गेट स्टॉक आउट? यस, जब डिमांड 720 से ज्यादा होगी हम स्टॉक आउट होंगे। तो 720 से ज्यादा डिमांड होने की प्रोबेबिलिटी है 1000 पे चली जाएगी, स्टॉक आउट होंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। तो जनाब नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ से बता दें क्या आ रहे थे? 8 सर, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट अब अगेन 30% ही है, लेकिन यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट 280 है इंटू 40, 26880। 26880 ये है हमारी एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर हम अपना रीऑर्डर लेवल 720 पे रखें तो सेम वही अंदाज है जो हमने इधर इलस्ट्रेशन में सीखा था, उसी अंदाज पे हमारा सवाल हल हो रहा है। वर्किंग 5 हम करेंगे अगर हम रीऑर्डर लेवल 450 पर रखें। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, इसमें एक एडिशनल एस्पेक्ट सीखेंगे आप। अगर मैं रीऑर्डर लेवल 450 पे रखता हूँ, विल आई गेट स्टॉक आउट? यस।
सूरत है या दो सूरतें? अगर मैं रीऑर्डर लेवल 450 पे रखता हूं तो स्टॉक आउट होने की दो सूरतें हैं। तो भैया आप असूल याद रख लीजिए, हर स्टॉक आउट सूरत का स्टॉक आउट कॉस्ट अलग। हमने अभी तक जितने सवाल देखे थे स्टॉक आउट की एक ही सूरत निकलती थी, तो हम उसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। अब यहाँ पे स्टॉक आउट की दो सूरतें हैं, तो दोनों सूरतों की स्टॉक आउट कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट होगी, टोटल लिया जाएगा। पहले हम इस सूरत की स्टॉक आउट लेंगे, फिर हम इस सूरत की स्टॉक आउट लेंगे, फिर दोनों की स्टॉक आउट कॉस्ट को सम कर देंगे, ये टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट बनेगी 450 रीऑर्डर लेवल की। तो पहले मैं 660 वाले हिसाब से चलता हूं कि भाई एक सूरत है 660 पे आप स्टॉक आउट हो जाओ, आपने 450 का रीऑर्डर लेवल रखा, डिमांड 660 की आ गई। अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन बनाते हैं, 8 ऑर्डर 660 के हिसाब से स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी 50%, 660 के हिसाब से स्टॉक आउट यूनिट्स 210 इंटू 40। ये लीजिए जी, एक कहानी होगी, चलने दें, दूसरी कहानी भी डाल देते ना साथ, फिर इकट्ठा ही सम करेंगे। दूसरी कहानी, ऑर्डर्स तो वही 8 ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। अब आप हजार वाली लाइन को पढ़िए, 30%, स्टॉक आउट यूनिट्स 550, 450 और 1000 का फर्क 550 इंटू 40। अब लीजिए टोटल 86400, 86400, 86400. So option where the total is least. This is the best. This is the best reorder level 720. हमें 4 रीऑर्डर लेवल हमने यहाँ पे ऑप्शन बनाई और हमने चारों पे एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कैलकुलेट कर ली। जिस ऑप्शन पे इन दोनों कॉस्ट का सम लीस्ट है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और एक जो नई बात हमने इस सवाल में सीखी है पिछले सवाल की निस्बत, वो ये वर्किंग 5 है कि भाई वर्किंग 5 के केस में स्टॉक आउट की दो पॉसिबल सिचुएशन बन रही थी। अगर हम रीऑर्डर लेवल 450 पर रखते हैं तो हमारी डिमांड 660 हो फिर भी हम स्टॉक आउट होते हैं, हमारी डिमांड 1000 हो फिर भी स्टॉक आउट होते हैं। तो हमने कहा जब स्टॉक आउट की सूरत एक थी तो स्टॉक आउट की कैलकुलेशन एक बन रही थी, लेकिन जब स्टॉक आउट की सूरतें दो बन जाएंगी तो दोनों सूरतों की स्टॉक आउट कॉस्ट अलग-अलग कैलकुलेट करके सम ले लेंगे इनका। तो ये हमारी इस कंडीशन में इस सूरत की टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी। जी, एनी क्वेश्चन? इस सवाल का जवाब जैसे मैंने कहा अमेंडेड आपके पास अवेलेबल है जी, ये अमेंडेड सोल्यूशन अवेलेबल है। वर्किंग आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है बट आंसर हमारे वही हैं, रेक्टिफाइड है। यहाँ पे आई कैप का जो रॉन्ग सोल्यूशन था मुझे लगता है मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, किसी कंफ्यूजन ताकि पैदा ना हो, उसको यहाँ से मैंने निकाल ही दिया। जी, कोई सवाल? हमने जो प्रिंसिपल इलस्ट्रेशन से सीखा था उन्हीं प्रिंसिपल पे हमने इस सवाल को हल किया। क्वेश्चन नंबर 15 स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 1 है जी। ये नाइजीरिया लिमिटेड और 8 नंबर का जो सवाल है। अच्छा, ये भी अमेंडेड सोल्यूशन है जी। आई बिलीव कि ये भी इसका सोल्यूशन नहीं, पता नहीं अमेंडेड है या नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि उसके ऊपर तो लिखा हुआ है अमेंडेड लेकिन नीचे अमेंडेड है नहीं शायद। लेट मी वेरीफाई। मुझे लग रहा है शायद ये गलती है, ऊपर अमेंडेड लिखा गया है लेकिन नीचे नहीं है। लेकिन हम चले सोल्यूशन बनाते हैं पहले, फिर देख लेंगे सोल्यूशन हमारा अगर मैच किया इससे तो ठीक है, नहीं तो उसको क्रॉस कर देना जी। जो किताब में है कि मुझे लगता है मैंने अमेंडेड सोल्यूशन दिया था लेकिन शायद वो यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं जी। 8 नंबर का सवाल, सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल्स वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर एनएल। इनमें से कौन सा रीऑर्डर लेवल कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? एक एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम और एक 1600 kg। 2 रीऑर्डर लेवल की ऑप्शन दी गई है जी।
Nigeria Limited is involved in trading of various consumer goods. It purchases one of its products, silver, from the local supplier in batches of 3000 kg using EOQ model. NL receives the delivery in 2 weeks of placing the order. Lead time आ गया. Below are the related details to silver's demand during lead time. Demand during lead time 1000, 1500, 2000. Probabilities 35, 45 और 20. Holding cost, annual holding cost of silver is 25 रुपीस पर केजी. Contribution margin जो stock out cost होता है वो 10 पर केजी है. NL operates for 48 weeks each year. ये भी लगभग वैसा ही ना जैसे लिस्टेशन किया हमने, जो दूसरी तरह की कहानी लग रही है मुझे. हमें 2 ऑप्शन दी गई हैं, इन दोनों में से बेस्ट रीऑर्डर लेवल क्या है? तो जनाब ये सवाल फिर आप तो खुद भी कर सकते हैं मुझे लगता है. तो कीजिए जनाब शुरू जरा. आपके सामने मुझे लगता है ये इस लेवल का सवाल लग रहा है जैसे इलस्ट्रेशन 17 है. कहने को एग्जामिनर क्वेश्चन है लेकिन इलस्ट्रेशन 17 के लेवल का सवाल है. तो सबसे पहले आप एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम निकालेंगे. तो 2 ऑप्शन बन जाएंगी, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एंड देन 1600 केजी. और फिर 2 ऑप्शंस के लिए सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे और फिर इन दोनों ऑप्शंस के लिए एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट कॉस्ट. जहां पे रुकावट आए पूछिएगा, जिधर रुके फंसे पूछिएगा. 2 ऑप्शंस को आपने कंपेयर करना है. ये जैसे मैंने कहा इलस्ट्रेशन 17 जो हमने की आते ही उसी लेवल का सवाल लग रहा है मुझे. एवरेज डिमांड क्या आ रही है? 1425 एंड 1600. ये 2 ऑप्शन है जी. 1425 एंड 1600 ये 2 ऑप्शन है रीऑर्डर लेवल की. इन पे आपको एवेल्युएट करना है. डिमांड पे सेफ्टी स्टॉक 0 होता है. ठीक है, तो आपकी जो ऑप्शंस बन रही हैं रीऑर्डर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक की वो कुछ ऐसे दिखेंगी. 1425 ये वर्किंग 1 से आपकी आ गई और दूसरी ऑप्शन 1600 की है. और सेफ्टी स्टॉक आपका होगा रीऑर्डर लेवल माइनस 1425 0 एंड 175. ठीक है जी. तो इसके बाद आपको ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एनुअल बेसिस पे. बच्चा कैलकुलेशन परफॉर्म करे. मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ और कोई चीज समझना है तो पूछिए. बेटा EOQ आपको ऑलरेडी गिवन है ना यहाँ पे. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट. EOQ इज 3000. हैव टू कैलकुलेट EOQ. Order size is available as 3000. ये होल्डिंग कॉस्ट आ गई जी हमारे पास. किसी कैलकुलेशन पे मैं रिपीटेडली कहता रहता हूँ कोई आपको गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछ लिया कीजिए. सवाल को बार बार पढ़ने की आदत अपनाइए. सवाल को पढ़िए और फिर हल कीजिए.
इंटू 48 2 कहाँ से डिवाइड कर लीड टाइम 2 वीक्स बिल्कुल ठीक है जी। आपकी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 3000 है नहीं, ये तो ऑर्डर साइज है, ये तो ऑर्डर डिमांड ये निकला ना, डिमांड लीड टाइम यहाँ से निकला कितना था 14-25 यूजेज ड्यूरिंग 2 वीक्स है, डिवाइड टू 2 किया वीकली डिमांड आ गई, इंटू 48 किया एनुअल डिमांड होगी। एनुअल डिमांड 1425 बटा 2 इंटू 48 कितनी आई 34,200। ये है जी आपकी एनुअल डिमांड। अब इस डिमांड को लेके आप वर्किंग 3 बनाइए। पहले 1600 केजी अगर आप रीऑर्डर लेवल रखते हो तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या आती है। अगर आप अपना रीऑर्डर लेवल 1600 पे रखते हैं तो स्टॉक आउट कॉस्ट की कितनी सूरतें हैं, तो बिल्कुल स्टॉक आउट की सूरत एक ही है। अगर आप रीऑर्डर लेवल 16 पे रखें वो है आपकी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 2000 पे चली जाए। सो अगर आप 1600 पे रीऑर्डर लेवल रखते हैं स्टॉक आउट की एक ही सूरत है, लेकिन अगर आप रीऑर्डर लेवल 1425 पे रखोगे तो स्टॉक आउट की 2 सूरतें बन जाएंगी। 1500 डिमांड है तो भी स्टॉक आउट, 2000 डिमांड है तो भी स्टॉक आउट। जी भाई हो गया, दिखाइए जरा क्या हुआ, क्या है ये है कॉसेक, इस केस की कहानी। 12 आ गया आपका, 12 कहाँ से आया, नंबर फॉर्डर कैसे निकाले। 14 से 20 बटा 3000 को तो 12 आते हैं क्या, 12 तो नहीं आते, 12 या 36 होते हैं, 36,000 तो नहीं है भाई। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं करना, 11.4 आ रहा है तो 11.4 ही लिखिए। एनुअल डिमांड आपकी 14,200 है, बोर्ड पे वर्किंग नंबर 2 से मैंने दिखाई है। Number 3 should look like annual demand over order size into probability of stock out। 1600 रीऑर्डर लेवल पे स्टॉक आउट सिर्फ एक सूरत में होते है जब डिमांड 2000 पे जाए और इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, और इस केस में स्टॉक आउट हो गया आप 16 रीऑर्डर लेवल 2400 और स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट 10, वो हमें गिवन है जी, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10, तो बदल दिए यहाँ से जी 91,600 सॉरी 9120। ये देख लीजिए, किसी वैल्यू पे कोई इतराज है पूछिए, कोई बात यहाँ पे समझ नहीं आई, कोई गलती है यहाँ पे या आपकी कोई गलती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, पूछिए। जी एनी क्वेश्चन। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4
अगर आप रीऑर्डर लेवल 14 से 25 पर रखते हो तो स्टॉक आउट की दो सूरतें हैं। हमारी डिमांड 1500 पे जाए तो हम 75 यूनिट से स्टॉक आउट, हमारी डिमांड 2000 पे जाए तो हम 575 यूनिट से स्टॉक आउट। तो दो स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट की जाएंगी वर्किंग नंबर 4 में। वर्किंग नंबर 4 में पहला केस, यहां से ऑर्डर से 11.4 आ रहा है, 11.4। पहला केस इसको देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 45%, यूनिट्स ऑफ स्टॉक आउट 75 इंटू 10। दूसरा केस 11.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट 20% इंटू 575 इंटू 10 16958, ये सम किया तो 16958 495। लीजिए जी, ऑप्शन कौन सी बेहतर, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कम, रीऑर्डर लेवल 1600 इज बेटर। 8 नंबर का सवाल, इसका जवाब ये ऑप्शन तो 13975 निकली हुई है, पता नहीं कैसे निकली हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन शायद राउंड ऑफ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्यों नहीं है? 13975 हमारी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, अच्छा 975 ये भी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, और यहाँ पे भी पैरेलल। चलिए फिर राउंड ऑफ का फर्क होगा, यही हम कह सकते हैं फिर। हाँ, ये राउंड ऑफ किया वैसे ये फर्क है, तो बाकी कैलकुलेशन आंसर ठीक ही निकले हुए इसके, सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। लेकिन बहरहाल मैंने आपको उसी अंदाज में प्रेजेंटेशन बताई जिसमें हम पिछले इलस्ट्रेशंस करते आ रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन अंदाज थोड़ा फर्क था, तो मैंने आपसे वही प्रेजेंटेशन शेयर की है जो हमने इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चंस में सीखी। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने इलस्ट्रेशन 16, 17 किया हुआ है, पास पेपर्स आपने किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इसमें स्कोरिंग 32% पास रेशो आती। लेकिन वजह फिर वही है कि हम मोनोटोनस क्वेश्चन करने के आदी हैं, जहाँ पे थोड़ा सा हमें जहन इस्तेमाल करना पड़े, एक से दो चीज़ें आ जाएं, एक से दो वेरिएबल हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ यू आस्क मी, ये एरिया अक्सर बच्चे समहाउ, क्योंकि ये एरिया ऐसा है, बाकी एरियाज ना फिर भी आज आपने क्लास में पढ़ा, 2, 4, 5, 10 दिन रिवीजन नहीं भी की, 10 दिन बैठोगे तो समझ जाओगे। ये एरिया ऐसा है, आप रूटीन के मुताबिक जब आखिरी महीने पढ़ने बैठते हो आपको समझ ही नहीं आती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से बच्चों की आदत होती है रेगुलरली क्लास के साथ साथ नहीं पढ़ते, वो आखिरी महीने में रिवीजन करना चाहते हैं क्लास खत्म होने के बाद। तो आखिरी रिवीजन में, आखिरी महीने में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो ये एरिया आपको समझ नहीं आता, इसलिए अक्सर बच्चे इस एरिया को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि हमें पास्ट पैटर्न बता रहा है कि एग्जामिनर इस चैप्टर से 2 सवाल दे रहा है, एक प्रोबेबिलिटी वाला, एक विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला। हिस्टोरिकली पिछले कुछ 4 अटेम्प्ट आगे देखो तो 2 दफा ऐसा शायद हो चुका है, 2 सवाल आए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों एरियाज ने टच किए हुए हैं। और आप इतना कैजुअली बिहेवियर शो करते हो कि अभी हमने पढ़ा, मेरे साथ ये भी पढ़ा है, अभी जाके रिवाइज करो, कल फिर देखो, वीकेंड पे फिर देखो उसको, ताकि ये पक्का हो जाए एरिया, आपके जहन से स्लिप ना हो। उसके बाद फिर शायद 15 दिन बाद, महीने बाद भी देख लोगे तो कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर आज के बाद इसको आपने महीने डेढ़ बाद देखना है तो ये एरिया आपकी ग्रिप में नहीं आने वाला, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज से कैलकुलेशंस, क्योंकि अक्सर बच्चे सही तरह नोट भी नहीं करते, या तो नोट अच्छे अंदाज से किया हो ना अपने लेक्चर नोट्स को, तो वहां से आप रिकैप ले लेते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों की नोटिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके बाद अगर क्लासरूम के बाद रिवीजन में गैप आ जाए तो फिर सीखना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो काइंडली, वैसे तो रेगुलरली हर टॉपिक की आपकी हैबिट होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में हैबिट होनी चाहिए, रेगुलर रिवीजन, डेली का काम डेली, वीकेंड पे वीक की रिवीजन, मंथ एंड पे मंथ की रिवीजन, और टर्म टेस्ट और मॉक्स के लिए फुल रिवीजन, हाफ सिलेबस एंड फुल रिवीजन, इस तरह चलते हैं तो ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाते हो। अब देखो गलतियां क्या हैं। एवरेज डिमांड नहीं जी कैलकुलेट करनी आ रही थी बच्चों को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनकरेक्टली गलत हो गए, इनकरेक्ट रीऑर्डर लेवल वर यूज्ड, मतलब जब आपने एवरेज डिमांड ही ठीक नहीं निकाली तो रीऑर्डर लेवल ही गलत हो गए। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट एंड सेफ्टी स्टॉक में गलती है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल दी गई इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ये भी ध्यान में रखना है, हम होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक लेते हैं इस एनालिसिस में, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं लेते। ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक नहीं करते, हम सिर्फ सेफ्टी स्टॉक इनटू सीएच करते हैं। तो कहते हैं बच्चों ने
होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक की बजाय होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ले ली इस एनालिसिस में। तो वो बात अगर चीज जरा अंदाज सही अंदाज में नहीं सीख रहे तो ये गलतियां फिर होती हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक क्वेश्चन और हमारे पास, ये पास पेपर में हमें कैप में सवाल नहीं आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, ये आई कैप ने क्वेश्चन सीफैप के पास पेपर में से क्वेश्चन को लेके उसकी एक एग्जाम्पल क्रिएट की है। डाटा सीफैप का क्वेश्चन का है, लेकिन एक बड़ी बेसिक लेवल एग्जाम्पल वहां से क्रिएट की गई है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वैरायटी है, डिफरेंस है पिछले सवालों से। वो डिफरेंस देखते हैं आप में से कौन रजिस्टर कर पाता है। इसकी रिक्वायरमेंट है जी 2, कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन ईओक्यू। ये तो बड़ी स्टैंडर्ड सी जेनेरिक सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी वगैरह से शायद कोई ताल्लुक पता नहीं है भी नहीं शायद। What would be safety stock and reorder level if the company is willing to take 20% risk of being stock out, 10% risk of being stock out? अब ये सवाल उसने डिफरेंटली पूछा है। उसने आपसे स्टॉक आउट कॉस्ट, ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट नहीं करवाया। उसने कहा है कि आप सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल बताओ, अगर आप 20% रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप 10% रिस्क लेना चाहते हो स्टॉक आउट का। डाटा पढ़ते हैं, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट्स इसको रिलेट करेंगे। अल्फा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड uses a special gasket for its automobiles which is purchased from a local manufacturer. The following information has been made available by the procurement department. Annual requirement number of gaskets 1,62,000, cost per gasket 1,000, ordering cost per order 27,000, carrying cost per gasket 300. Gaskets are used evenly throughout the year. The lead time for an order is normally 11 days, but it can take as much as 15 days. Normally 11 दिन लगते हैं, लेकिन 15 दिन भी लग सकते हैं. The delivery time and probabilities of their occurrences are given below. 11, 12, 13, 14, 15, 68, 12, 10, 6, 4. अच्छा जी, ये हो गया जी डाटा। और हमसे कहा गया है पहला पार्ट है ईओक्यू और उसकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन ईओक्यू। तो पहले पार्ट में तो डिस्कशन प्रोबेबिलिटी की शायद आ ही नहीं रही, तो मुझे जरा कैलकुलेट करके दीजिए पहला पार्ट जरा। पहला पार्ट तो आपके लिए बड़ा आसान होना चाहिए। ईओक्यू कैलकुलेट करना है और ईओक्यू की बेसिस पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको लेनी। क्वेश्चन नंबर 18, ईओक्यू 18 हम कर रहे हैं जी। CO cost per order, D CH 5400 units. Annual ordering cost, annual demand divided with order size multiplied with cost per order. लीजिए जी, पहला पार्ट डन। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया, ईओक्यू भी आ गया और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई। अच्छा जी, अब आइए दूसरे पार्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पे पिछले सवालों में जहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी डील की, उससे यहाँ पे डिफरेंस क्या है? हमें
इससे पहले हमने जितने सवाल किए थे उसमें कहा जाता था डिमांड लीड टाइम सर्टन है, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम में ऊंच नीच है। ये उल्टा हो गया, यहाँ पे डिमांड इवन है, डिमांड सर्टन है, लेकिन लीड टाइम में ऊंच नीच है। ये एक फर्क आया, लेकिन इस फर्क से हमारी वर्किंग नहीं बदलती। पहली बात याद रखिए, इस फर्क से हमारी वर्किंग नहीं बदलती। हमें डिमांड में ऊंच नीच दी जाए या लीड टाइम में ऊंच नीच दी जाए या दोनों में ऊंच नीच दी जाए, हम एवरेज वैल्यूज ले लेते हैं। इस केस में यूजेज इवन है, मतलब हर हफ्ते बराबर इस्तेमाल होना है, लेकिन लीड टाइम ऊंच नीच है। यहाँ पर लीड टाइम डेज में है तो हम कहते हैं हमारी यूजेज डेली की बराबर है, डेली की यूजेज बराबर है और लीड टाइम में ऊंच नीच है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है। अब ये भी समझ जो है ना आईकैप की लैंग्वेज के मुताबिक है, 360 डेज इन अ ईयर उसने अज्यूम करने को कहा है। वैसे तो हमें जब वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी जाए तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। ये असूल सीखा हुआ हमने, ये असूल भूलना नहीं है, ये ऐसा ही है कि हमें जब वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी जाए, एवरेज लीड टाइम मैंने निकालना हो तो मैं ऐसे निकालूंगा, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। लेकिन आईकैप की जबान में, आईकैप के सवालों में जो चीज एक वो हमें चाह रहा है कि भाई इसको ऐसे याद कर लेना, वो क्या है कि जब उसने कहा ना नॉर्मली टेक्स 11, इसका मतलब इसको एवरेज समझ लो, एवरेज इसको ले लो, एवरेज कैलकुलेट ना करो। ये अब आईकैप की जबान है, इसको इसी तरह याद कर लो। आईकैप के सवालों में इस तरह की हरकत हमें नजर आती है। अगर ये जुमला उसने ना लिखा होता तो एवरेज लीड टाइम या टेबल से बनाता, खुद कैलकुलेट कर लेता। लेकिन अगर ये जुमला लिखा हुआ है तो समझ लो एवरेज खुद नहीं कैलकुलेट करनी, इसको एवरेज लेकर चलो। मुझे पता है एवरेज ये नहीं आनी, 11 नहीं आनी यहाँ से, क्योंकि 11 तो मिनिमम है, क्योंकि 11 तो मिनिमम टाइम है, एवरेज 11 नहीं आनी। लेकिन आईकैप की जबान यही कहती है भाई जब मैंने लिख दिया नॉर्मल तो इसका मतलब एवरेज को लेना है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी एवरेज टाइम की, हम 11 लेकर चलेंगे। यही केस हमें डिमांड के सूरत में भी ख्याल रखना है। अगर डिमांड और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, एवरेज डिमांड निकालनी है, यहां से निकाल लो। लेकिन इधर नॉर्मली इतना यूज होता है तो उसको एवरेज ले लेना। ये एक असूल है, इसको ऐसे ही याद कर लो। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आईकैप की जबान है और इसको ऐसे याद करना है हमने। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आइए, उसने कहा है कि सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए अगर कंपनी 20% रिस्क लेना चाहती है स्टॉक आउट का। अच्छा, जब हम इसको कैसे प्रेजेंट करें, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मेरी एवरेज डेली यूजेज क्या है। एवरेज डेली यूजेज क्या है? सालाना डिवाइड बाय डेज इन अ ईयर 450। डेली 450 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं मेरी कंपनी में। सेफ्टी स्टॉक 0 का मतलब क्या होता है कि आपका रीऑर्डर लेवल कहां पे है? एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक 0 का मतलब क्या है? एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि अगर हम एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम कैलकुलेट करें तो वो है जनाब 450 इंटू 11, कितना जी? 4950 यूनिट्स। ये एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम है। ये मुझे क्यों चाहिए? सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज टाइम। उसने मुझसे सेफ्टी स्टॉक मांगा ना बीच में, तो मुझे कहीं ना कहीं इस वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अब जरा तवज्जो से देखिएगा, इधर आ जाए स्क्रीन पे। अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल 15 दिन की यूजेज के बराबर रख दूं, विल आई एवर गेट स्टॉक आउट? अगर दोबारा सुनो, अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल 15 दिन की यूजेज के बराबर रखूं, क्या मेरी कंपनी कभी स्टॉक आउट होगी? 15 दिन से ज्यादा तो ऑर्डर आने में लगता ही नहीं। तो मेरे पास 15 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं कभी स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर मैं
मैं इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल 14 दिन पे रखूं, स्टॉक आउट होगा? यस। प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर मैं रीऑर्डर लेवल 14 दिन के स्टॉक पे रखूंगा, 14 दिन की यूजेज पे रखूंगा, मैं स्टॉक आउट हो सकता हूं जब 15 दिन लग जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है 4%। अगर मैं रीऑर्डर लेवल 13 दिन के यूजेज पे रखूं, मैं स्टॉक आउट होऊंगा? दो सूरतों में, और प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 जमा 4, ऐसा ही है ना? अब उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, ये वाली रिक्वायरमेंट पढ़ो। 10% स्टॉक आउट होने का रिस्क अगर रखना चाहते हो तो सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए? अब जरा यहां पे रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। हमने अभी क्या बोला था कि अगर मैं 13 दिन का रीऑर्डर लेवल रखूंगा तो मेरा 10% रिस्क है स्टॉक आउट होने का। 13 दिन के यूजेज का रीऑर्डर लेवल रखूंगा, मेरा 10% रिस्क है स्टॉक आउट होने का। तो जनाब मैं पहले 10% वाला जवाब बना लूं, 10% रिस्क वाला जवाब बना लूं। मैंने कहा जी 10% रिस्क के लिए रीऑर्डर लेवल है 13 दिन की यूजेज कितना? 5850। अगर मैं रीऑर्डर लेवल 13 दिन के यूजेज पर रखता हूं तो मेरा लीड टाइम 14 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। 14 दिन लगे उसकी प्रोबेबिलिटी 6% है, 15 दिन लगे उसकी प्रोबेबिलिटी 4% है। इसका मतलब 10% रिस्क रहेगा मेरे स्टॉक आउट होने का। यही इसने पूछा ना कि भाई 10% स्टॉक आउट का रिस्क को रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए? आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया तो सेफ्टी स्टॉक भी ले लो। 5850 माइनस 4950 कितना? 900। ये लीजिए जी, ये 10% रिस्क वाला जवाब जो हमारी B2 है, ये हमारा B2, मैंने पहले B2 को एड्रेस कर दिया। 10% स्टॉक आउट होने का रिस्क अगर आप रखना चाहते हो, 10% स्टॉक आउट होने का रिस्क चांस अगर लेना चाहते हो तो आपको रीऑर्डर लेवल 5850 पे रखना चाहिए। 5850 रीऑर्डर लेवल का मतलब सेफ्टी स्टॉक ऑफ 900। जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के जहन में ये बात, अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन उसके पूछने का अंदाज बदल गया। और इसको जब अंदाज बदलता है, बेसिक्स अगर आपको आती हैं तो आपको एक दफा 2 दफा सवाल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है सोचते हुए कि भाई इसने डाटा तो मिलता जुलता लग रहा है बट पूछने का अंदाज बदला है। तो इस अंदाज से हमें अपने देखने का अंदाज बदलना होता है, और देखने का अंदाज आप बदल पाते हो जब सवाल को बार बार पढ़ते जाते हो, 3 4 5 दफा पढ़ते हो, आपको क्लिक हो जाता है कि ये मुझसे पूछ क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैं अगर रीऑर्डर लेवल 12 दिन पे ले जाऊं, 10 जमा 10 20, रीऑर्डर लेवल 12 दिन पे ले जाऊं तो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, जैसे जैसे रीऑर्डर लेवल कम करते जाओगे रिस्क ऑफ स्टॉक आउट बढ़ता जाएगा। तो जनाब हमारा 20% रिस्क पे हमारा रीऑर्डर लेवल है 12 × 450 5400, और सेफ्टी स्टॉक है 5400 माइनस 450 यूनिट्स। लीजिए जी, ये हमारा पार्ट B1 हो गया। B1 20% रिस्क स्टॉक आउट का हो तो ये रीऑर्डर लेवल, ये सेफ्टी स्टॉक, यही हमसे पूछा गया था। इसमें चूंकि जैसे मैंने कहा ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसके साथ मार्क्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मार्क्स होते तो 2-3 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 या 9 नंबर के सवाल बनता है। अगर मार्क्स होते तो 8-9 नंबर का सवाल बनता। और मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो पास पेपर में शायद, चले एक सवाल हमने करना है, एक सवाल हमारा भी रहता है इस एरिया का ना, जो हमने स्प्रिंग 23 का सवाल है वो हमने कल करना है इंशाअल्लाह। वो देखेंगे, शायद उसमें इन्हीं लाइंस पे बात हुई भी है, मे बी लाइन से मुराद वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो डिलीवरी टाइम पे है। हमने 2 इलस्ट्रेशन की थी, प्रोबेबिलिटी डिमांड पे थी। हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, प्रोबेबिलिटी डिमांड पे थी। हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया, प्रोबेबिलिटी डिमांड पे थी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लीड टाइम पे आ गई।
अगला सवाल जो हम करेंगे मुझे लगता है स्प्रिंग 23 का, उसमें भी प्रोबेबिलिटी लीड टाइम पे ही है। तो प्रोबेबिलिटी डिमांड पे हो, प्रोबेबिलिटी लीड टाइम पे हो, दोनों तरह से हम डील करना सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर अंदर आना है। हमें इनको समझ के इनको करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ के प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो सवाल वो घुमा भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह आप संभाल लेंगे उसको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे और आखिरी सवाल करके कल ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।